हेलो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एक और एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मेरा नाम है दिव्या। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वाइश को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वाइश कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। डेली नए नए वीडियोज़ आ रहे हैं, उन सबको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्रिपरेशन को एक बूस्ट दीजिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज़ ख़रीदनी है तो आप थंबनेल पर दिए गए नंबर पर ज़रूर कांटेक्ट करिए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आगे जाके ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे जाके रिवीजन करने में आसानी हो। तो जब देखते हैं, हमारे टॉपिक पर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? राइट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करते हैं? प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ते रहते हैं। और ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऑसिलेटिंग मतलब घूमता रहता है। राइट, जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है और फिर वहाँ पे आ जाती है। तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के उससे वो प्रोपोगेट यानी आगे बढ़ता रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, ऐसे मतलब उसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चेंज होते रहते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, साइनोसॉइडल और परपेंडिकुलर। अब देखिए, साइनोसॉइडल और परपेंडिकुलर मैं आगे जाके आपके अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन इतना जान लीजिए कि वो कुछ इस तरह से फंक्शन करते हैं, वेव की तरह काम करते हैं। राइट, एक लहरों की तरह वो आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अब ये जो वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये लाइट की स्पीड में ट्रैवल करते हैं। राइट, और ये वैक्यूम में इनकी स्पीड दी गई हुई है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड है। राइट, जिस स्पीड में जो लाइट है ट्रैवल करती है उसी स्पीड में, इसे सी से डिनोट किया गया है। राइट, इसकी जो स्पीड है वो उसे सी में डिनोट किया जाता है, इससे उसे दर्शाया जाता है। अब देखते हैं जो स्पीड ऑफ वेव, उसका फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड, जो इस वेव की जो स्पीड होती है वो उसे कैलकुलेट किया जाता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ में। ये क्या है हम आगे जाके जानेंगे। राइट, आने वाले स्लाइड्स में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ठीक है, तो फिर जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है वेवलेंथ डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो पहला वाला घट जाएगा। राइट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इन्हें ट्रैवल करने के लिए एक दूसरी जगह में ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये क्या करते हैं, इन्हें कोई मैटर, राइट, तो दे डू नॉट नीड मैटर टू ट्रांसफ़र एनर्जी। वो आगे बढ़ने के लिए भी और इन्हें मतलब प्रोपोगेट करने के लिए भी और जो एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए भी किसी मैटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइट, और ये वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इनसे बने हुए होते हैं। नाम ये याद रखना है आपको, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस से ये बने हुए होते हैं। और ये स्पेस में भी स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेस में भी ये जा सकते हैं और ये एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। राइट, बिटवीन वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती रहती है। और जो एक ट्रांसवर्स, ये जो नेचर है इस वेव का, नेचर क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। क्या है ये भी हम आगे जानेंगे। तो इसका कुल मिला के ये जानना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रांसफर वेव का एक टाइप होती है। जब oscillations of two fields are perpendicular to each other and perpendicular to the direction of energy and wave propagation। इसका मतलब ये हुआ, जो ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, उसमें क्या होता है, ये जो दो फील्ड्स हैं, कौन कौन से फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और दूसरा ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो इनमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। राइट, तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो और इनका जो डायरेक्शन होता है वो भी इसी तरह का होता है, ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। राइट, तो और ये देखिए मैंने बताया था राइट एंगल्स में ट्रैवल करते हैं, इसलिए ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने जो बताया था ट्रांसवर्स वेव, राइट, तो ये जो नॉर्मल वेव्स होते हैं जैसे कि साउंड वेव्स हो गए, ये सब वो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होते हैं। राइट, लॉन्जिट्यूडनल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पैरेलल है एक तरह इस तरह से। राइट, जो इसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे
राइट। और फिर यहाँ पे देख लीजिए जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं वो ऐसे परपेंडिकुलरली वो मूव करते हैं, जो वेव की जो डायरेक्शन होती है वहाँ से वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। और वही जो पहला क्या था लॉन्जिट्यूडनल हमने देखा था वो पैरेलली मूव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये उसकी जो रास्ता हो गया, राइट, ये उसका प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया। तो इससे ये 90 डिग्री बनाकर चल रहे हैं, राइट। ये देखिए 90 डिग्री बनाकर ये यहाँ पे चल रहा है। तो जो 90 डिग्री बनाकर चलता है वो कहलाता है ट्रांसवर्स वेव यहाँ पे, राइट। और जो पैरेलल होता है, राइट, वो लॉन्जिट्यूडनल वेव कहलाता है। तो अब देखिए मैंने कहा था साइनसॉइडल और परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, 90 डिग्री बना के चलता है, जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में वो 90 डिग्री एंगल बना कर चलता है, वो परपेंडिकुलर हो गया। साइनसॉइडल मतलब ये देखिए साइन वेव की तरह जो काम करता है। साइन वेव क्या करता है, जो एम्पलीट्यूड मतलब किसी भी वेव का, राइट, जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है, सबसे जो हाईएस्ट उसकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो वो एम्पलीट्यूड को टाइम के साथ वो कैसे तरह चेंज हो रहा है वो देखता है, राइट। तो उसे साइन वेव कहते हैं। तो आपको समझ आ गया साइनसॉइडल और परपेंडिकुलर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बात कर रहे हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको नहीं समझाया था, तो अब देखते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू क्रेस्ट, और ट्रफ टू ट्रफ भी होता है, राइट। वो मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक की जो डिफरेंस होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब अगर उसे सेकंड मान लीजिए, एक सेकंड में कितने वेवलेंथ्स एक जगह से एक पॉइंट से गुजर रहे हैं उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है वेवलेंथ कम होती है, ये मैंने बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। अब हम वेवलेंथ के बारे में थोड़ा सा अगले नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छे से जानेंगे, डायग्राम्स के थ्रू हम समझेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको डेफिनेशन जानने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो बनते कैसे, हाउ आर दे फॉर्म्ड। तो ये फॉर्म करते हैं ऑसिलेटिंग या फिर वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट। जो चार्जेस होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं क्योंकि एक्साइटेशन हो जाता है, तो ये एक अलग प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको कुल मिलाकर याद रखना है वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस जो कि ट्रैवल करते हैं स्पेस के थ्रू, राइट। और उन्हें किसी मैटर की मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनते हैं। ये किस तरह के वो होते हैं, काइंड ऑफ वेव्स, दे आर ट्रांसवर्स, ठीक है, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होते हैं। ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें, राइट। उसके जो दो कॉम्पोनेंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और वो एज अ वेव बिहेव करते हैं और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करते हैं, राइट। वेव्स और पार्टिकल कि देखिए इनका डुअल नेचर होता है। बहुत जगह अगर आपने पढ़ा होगा कभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज ड्यूअल, राइट, हैव डुअल नेचर। तो वो डुअल नेचर क्या है, वो वेव्स की तरह भी कभी कभी ट्रैवल करते हैं और कभी कभी पार्टिकल की तरह भी ट्रैवल करते हैं एज फोटॉन्स, राइट। फिर अब ये देखिए, ये है उसके डायरेक्शन जो प्रोपगेशन की, मतलब वो इस डायरेक्शन में कोई वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, और ये देखिए इस तरह से वो आगे बढ़ता रहता है। और यही है। अब देखिए वेवलेंथ मैंने जब समझाना था आपको, राइट, तो ये देखिए वेवलेंथ, यहाँ पे वेवलेंथ देखिए, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे ये हो गया एक क्रस्ट और यहाँ से एक क्रस्ट, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक वेवलेंथ कहलाएगी, राइट। और ट्रफ से ट्रफ भी, यहाँ जो नीचे लोअर पॉइंट होता है ना, इसे ट्रफ कहते हैं। सो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेवलेंथ कहलाएगी, राइट। तो एक पॉइंट से एक सेकंड में एक पॉइंट से कितना वेवलेंथ जा रहा है उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर, राइट। तो क्यों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनका एक बड़ा सा रेंज है, राइट, एक पूरा एक स्पेक्ट्रम है। अब हम उस स्पेक्ट्रम के बारे में जानते हैं क्योंकि उसमें कई तरह के वेव्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, जिनकी वेवलेंथ अलग होती है। तो उस हिसाब से इन्हें कैटेगराइज किया गया है और मेन ब्रॉड कैटेगराइजेशन इनका किया गया है आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में, राइट। क्या है ये आगे जानेंगे। आयनाइज करने का सिंपल मतलब ये, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल को जब तोड़ दिया जाए, उसे चार्ज पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए, राइट, तब उसे आयनाइजिंग कहते हैं। तो उसे आयनाइज करने वाले कुछ वेव्स होते हैं और कुछ वेव्स आयनाइज नहीं कर पाते हैं, राइट। वो अंदर उतने नहीं जा पाते कि उसे वो तोड़ नहीं पाते। तो ये सिंपल सा आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग में उसका डिविएशन किया गया, मतलब उसे डिस्टिंग्विश किया गया है, राइट। और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी उन्हें बांटा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उन्हें अरेंज किया गया है। तो पहले आता है पावर लाइन्स, राइट। ये लॉन्ग
लॉन्ग वेव्स होते हैं। उसके बाद आते हैं रेडियो टेलीविज़न। यहाँ से देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, राइट, यहाँ से आके फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ एनर्जी भी बढ़ती जा रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी भी बढ़ती रहती है। तो पावर लाइन्स के बाद जो लॉन्ग वेव्स के बाद आता है रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव्स, फिर आता है इंफ्रारेड, राइट, यहाँ पे इंफ्रारेड, उसके बाद उसके बाद में आता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट के बाद आता है यूवी, यूवी के बाद एक्सरे, उसके बाद गामा रेस, राइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो एक साथ अरेंज होते हैं, राइट, अरेंज किए जाते हैं किस ऑर्डर में, उनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में। जो इस अगर आप इस एरो को देखें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, राइट, तो बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से और डिक्रीजिंग वेवलेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो बढ़ते 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 यहाँ पे आगे, मतलब यहाँ पे धीरे 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 कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है जो वेवलेंथ है, और वही जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ती जा रही है और एनर्जी भी इस हिसाब से बढ़ती रहेगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर के लिए ये जो साइज़ दिया गया है, राइट, उन वेव्स का साइज़ यहाँ पे कंपेयर करने के लिए एक तरह से दिया हुआ है। तो पहला जैसे बताया था जो एसी पावर में इस्तेमाल होता है लॉन्ग वेव्स, ये हो गए। फिर बाद में रेडियो वेव्स जो कि टेलीविज़न और रेडियो के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आते हैं माइक्रोवेव्स जो कि टेलीफोन्स में यूज़ होते हैं, राइट। फिर इंफ्रारेड वेव्स सैटेलाइट्स में इस्तेमाल होता है। फिर माइक्रोवेव्स भी यूज़ होता है। फिर अल्ट्रा वायलेट आता है, उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, फिर इंफ्रारेड के बाद विजिबल आता है, फिर उसके बाद अल्ट्रा वायलेट आता है, फिर एक्सरे आता है, उसके बाद गामा रेज आते हैं, राइट। तो ये ऑर्डर है, आपको याद रखना है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, गामा रेज की, और उसकी जो वेवलेंथ होती है शॉर्टेस्ट हो जाती है। वही जो रेडियो वेव्स होता है वहाँ पे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाती है, लेकिन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, लॉन्गेस्ट होती है, राइट। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल। फिर अब देखते हैं, जैसा मैंने बताया था आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, राइट, इसमें इन्हें कैटेगराइज किया गया है। तो क्या आयनाइज करता है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया गया है। तो ये आयनाइजिंग रेडिएशन, तो उन आयनाइजिंग रेडिएशंस में इतनी एनर्जी होती है कि वो आयंस को, राइट, मैटर को आयंस में बदल देते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल में उस मॉलिक्यूलर को तोड़ देते हैं, आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इफ़ दैट मैटर इज़ अ ह्यूमन, अगर वो एक ह्यूमन है तो उस ह्यूमन में वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, राइट। अगर किसी इंसान में अगर इंसान को आयनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज किया जाए, राइट, तो वो कैंसर तक कॉज कर सकता है, जो डीएनए में भी म्यूटेशन कर सकता है, डीएनए को डैमेज कर सकता है। डीएनए में अगर डैमेज हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, तो उस तरह से कहीं कहीं अलग तरह की बीमारियाँ आती हैं। प्रोटीन्स को डीनेचर कर सकता है, मतलब प्रोटीन्स को ख़राब कर सकता है, राइट। और जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से ऐसा नहीं कि वो एक बिल्कुल ही हार्मलेस है, उनसे कोई परेशानी नहीं होती है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हार्मलेस नहीं है वो, उससे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बस वो थोड़ा बहुत जल जाता है, उतने ही प्रॉब्लम होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से। लेकिन आयनाइजिंग रेडिएशन डीएनए के लेवल तक जाता है, मॉलिक्यूलर लेवल तक जाता है। अब ये जो सारे वेव्स दिए गए हैं इन्हें हम डिटेल में देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। तो पहला स्टार्ट करते हैं जिसका वेवलेंथ ज़्यादा था, फ्रीक्वेंसी कम थी। पहला था रेडियो वेव्स, राइट। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, इनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, सिंपल। फिर ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो कि रेडियो वेव्स कहलाते हैं, यहाँ पे वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं, राइट। और ये क्या करते हैं, ये एयर में भी, मोस्टली जो हमारे रेडियो वेव्स है वो एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियो का एग्जाम्पल, अब नाम से पता चल रहा है रेडियो, तो उसका इस्तेमाल किस में होता होगा, रेडियोज़ में होता होगा। वो जो रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो क्या करते हैं, साउंड को, राइट, साउंड को कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, साउंड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं इनका यूजेस, ऑब्वियसली रेडियो में, टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है, साउंड और पिक्चर को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, राइट, दूर तक, क्योंकि ये ट्रैवल करते हैं दूर तक, तो इसे दूर तक पहुंचाने में काम आता है। उसके बाद रेडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। नेविगेशन, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनकी वो कहाँ पर है, उनके नेविगेशन में रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेडियो वेव्स का, इस तरह से, जैसे यहाँ पे ट्रांसमीटर है या इस तरह से ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से ये रिसीवर तक पहुँचता है। तो कम्युनिकेशन में बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है, राइट। ये भी स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। वाईफाई देख लेते हैं। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडेलिटी, राइट। तो वाईफाई में भी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसीज टू
सेंड सिग्नल्स बिटवीन द डिवाइसेस। तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सिग्नल्स भेजने के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इंटरनेट में भी इसका इस्तेमाल होता है। और हम देखते हैं अब रेडार कैसे काम करता है। तो रेडार का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। तो डेफिनेशन है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, राइट। तो रेडार, तो इससे क्या होता है, देखिए जो कोई ऑब्जेक्ट है और वो ट्रैवल कर रहा है एयर में, तो उस पे क्या रहता है कि रेडियो वेव को छोड़ा जाता है। जब उससे टकरा के बाउंस करके, राइट, उससे टकरा के रेडियो वेव आती है वापस, तो उसे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि वहाँ पे कुछ है। अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा है, मतलब सपोज जैसे दूसरी कंट्री का, सपोज हमारे जो भी मतलब हमारे दुश्मन कंट्रीज़ है, वो अपना कुछ भेज रहा है, राइट, अपना कोई जहाज़ भेज रहा है अटैक करने के लिए इंडिया पर, तो फिर क्या करेंगे, हमें पहले से पता लगाना है। तो हम उस पर रेडियो वेव्स छोड़ेंगे, हम एक किसी जगह पर अपने रेडार से रेडियो वेव छोड़ेंगे, रेडियो वेव उससे टकराएगा तो हमें समझ में आ जाएगा कहाँ पर है, कितनी दूर में है, कुछ तो है जो बाहर से आ रहा है, राइट। तो इस तरह से रेडार काम करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए साउंड वेव्स, टेलीफोन्स में रेडियो वेव्स किस तरह से यूज़ होता है, राइट। तो साउंड वेव्स जो जहाँ जहाँ से हम बोलते हैं, राइट, वहाँ पे साउंड वेव होता है, फिर वो फोन में जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर वो रेडियो वेव्स का होता है, फिर वहाँ से ट्रांसमिट होता है, और फिर वो रिसीवर तक जाता है, वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और स्पीकर में जाता है, फिर वो साउंड वेव में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। अब हम आते हैं आइनोस्फेयर और रेडियो वेव। तो आइनोस्फेयर में, राइट, हमने देखा था पिछले स्लाइड में कि इसे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट, आइनोस्फेयर। तो ये आइनोस्फेयर में ये ज़्यादा होता है। इस पर क्वेश्चन भी आ चुका है, राइट, तो ध्यान दीजिए। स्लाइड चला गया, हाँ। तो ये देखिए आइनोस्फेयर में रेडियो वेव का प्रोपगेशन होता है, रेडियो वेव आगे बढ़ता है। तो आइनोस्फेयर एक ऐसी जगह है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, फ्री आयंस बहुत सारे मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वहाँ पे, राइट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से इस जो ये लो लेयर है ना, अपर एटमॉस्फेयर का ये जो लेयर है, उसे आइनोस्फेयर का नाम दिया गया हुआ है, राइट। तो वहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रेडियो वेव्स और रेडियो कम्युनिकेशन को मदद करते हैं, राइट, मतलब प्रोपोगेट करने में उसकी मदद करते हैं। तो आइनोस्फेयर इज वाइडली नोन फॉर अफेक्टिंग सिग्नल्स ऑन द शॉर्ट वेव रेडियो बैंड्स वेयर इट रिफ्लेक्ट्स सिग्नल्स इनेबलिंग दिस रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल्स। क्या होता है, एक जगह से दूसरे काफ़ी दूर डिस्टेंस तक जो रेडियो वेव्स को आगे बढ़ाने का काम करता है ना, वो ये आइनोस्फेयर काम करता है। यहीं पे यहाँ पे यही बता रहा है, राइट। तो फिर और जो रेडियो स्टेशंस होते हैं वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके, राइट, आइनोस्फेयर को इसी तरह से इस्तेमाल करके वर्ल्ड वाइड रेडियो और कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो शॉर्ट वेव रेडियो बैंड्स है ना, उसे मतलब एक वो जाता है, टकराता है और फिर वापस आ जाता है, इस तरह से ये काम करता है, राइट। अब आते हैं माइक्रोवेव्स पर। माइक्रोवेव्स का नाम से पता चल रहा है कि ये माइक्रोवेव ओवन में यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम ऐसा दिया गया है, ठीक है। तो जब माइक्रोवेव ओवन को स्विच ऑन करते हैं, को स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये उस पर वो जो फूड रखा हुआ है, वहाँ पे जो खाना रखा हुआ है, उस पर जाते हैं, टकराते हैं उस पर, राइट। और फिर क्या होता है, वो उस खाने के अंदर जाते हैं, और जो खाने में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसे अब्जॉर्ब करते हैं। अब इसमें ऑब्वियसली इन जो वेव्स होती है उनमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को जो वाटर मॉलिक्यूल से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उससे खाना गर्म हो जाता है, इसलिए माइक्रोवेव का इस्तेमाल किया जाता है ओवन्स में, ठीक है। तो फिर रेडार कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ठीक है, क्योंकि ये बिल्डिंग्स ये सब है, इसे ब्लॉक नहीं कर सकती हैं। फिर एनालिसिस ऑफ फाइन डिटेल्स ऑफ मॉलिक्यूलर और एटॉमिक स्ट्रक्चर को उसको स्टडी करने में, उसको एनालाइज करने में भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। और यूजफुल डेमोन्स्ट्रेशन, जो वेव प्रॉपर्टीज़ होती है उसे माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब माइक्रो नहीं मैक्रोस्कोप, उसे बड़े लेवल पर ऐसे लेवल पर कि जिससे कि हम अपनी आंखों से देख सकें, उस वेव प्रॉपर्टी को दिखाने में भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। और टेलीफोन कम्युनिकेशन में भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है, राइट। तो आप देख सकते हैं जीपीएस में, रेडार में, माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से देखें, बाउंस बैक हो रहा है, राइट, यहाँ से जाता है और टकराता है, यहाँ से जो, राइट, यहाँ से आता है अर्थ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जाता है और इस तरह से टकरा के फिर वापस आ जाता है,
और रिसीवर में पहुंचता है। आगे देखते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में, राइट। तो अर्थ के इर्द गिर्द, राइट, बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं। और हमने देखा था, हमने पिछले चैप्टर में, राइट, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था, पिछले से पिछले में स्पेस टेक्नोलॉजी में, कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को कहाँ रखा जाता है, किस तरह से रखा जाता है, कौन से ऑर्बिट में रखा जाता है। तो ऑर्बिट का, तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑर्बिट करते रहते हैं अर्थ के अराउंड, राइट। तो रेडियो और टीवी स्टेशन सेंड्स माइक्रोवेव सिग्नल्स। तो ये जो रेडियो और ये टीवी स्टेशन है वो माइक्रोवेव सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को। फिर वो सैटेलाइट क्या करता है, उसे एम्पलीफाई, उसे बढ़ाता है उस सिग्नल को, और फिर वापस उसे अर्थ की तरफ भेज देता है, राइट। और फिर रिसीवर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पे देखिए, अर्थ से यहाँ पे टीवी स्टेशन भेज रहा है सिग्नल, यहाँ पे ये सैटेलाइट इसे एम्पलीफाई कर रहा है और फिर इसे वापस रिसीवर को भेज दे रहा है, राइट। अब हम आते हैं सोलर रेडिएशंस में। सोलर रेडिएशन के अंतर्गत आता है इंफ्रारेड, फिर बाद में विजिबल लाइट और फिर यूवी। तो हीट वेव्स कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन, राइट। तो हीट वेव्स को आईआर के थ्रू ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो कभी भी अगर आप आईआर के बारे में जानें, आपको विजुअलाइज करना है, तो आपको हीट विजुअलाइज करना पड़ेगा, राइट। तो आप हीट को विजुअलाइज करिए, इंफ्रारेड अपने आप याद रहेगा। तो अब अगर ये हीट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, फीवर डिटेक्शन। किसी को बुखार है या नहीं, जब बुखार रहता है हमें पता है तापमान, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, राइट। तो उसे डिटेक्ट करना आसान हो जाता है इंफ्रारेड के थ्रू। तो बॉडी में कौन कौन सी गर्म जगह है, ठंडी जगह है, उसे एनालाइज करना आसान हो जाता है आईआर के थ्रू, ठीक है। और आईआर के कुछ और यूजेस हैं, जैसे कि नेविगेशन। कभी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा धुंध होती है, कोहरा होता है, राइट। तो वहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, हम आगे नहीं देख सकते। तो उस जगह पे जो नेविगेशन का काम होता है वो आईआर के थ्रू हो जाता है, राइट। और जो मेडिकल जो कुछ ऐसे मसल्स रहते हैं, जैसे मसल्स हो गए, वो उनमें चोट लग जाती है, राइट। क्या फिर खेलते वक्त कोई इंजरी हो जाती है स्पोर्ट्स में, तो ऐसे मसल्स को ठीक करने में भी आईआर का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो आईआर बेसिकली क्या होता है, हीट वेव्स होते हैं, राइट। इसका टेम्परेचर से लेना देना है। तो ये क्या करते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स एमिट इंफ्रारेड। तो क्योंकि हर ऑब्जेक्ट में गर्मी होती है, हीट होती है, एनर्जी होती है, तो वो क्या करते हैं, आईआर वेव को एमिट करते हैं अपने से। हमारी बॉडी से भी आईआर वेव निकलता है। तो एक और एक एप्लीकेशन दिया हुआ है आईआर का, उसी तरह इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर राइट, आईआर को नाइट विजन गॉगल्स में इस्तेमाल किया जाता है, राइट। क्योंकि जब हम मूवमेंट करते हैं तो उससे ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, हमारी बॉडी हीटअप हो जाती है। तो जब बॉडी गर्म होने लग जाती है, तो फिर उस वजह से जो आईआर से डिटेक्ट किया जा सकता है कि कभी मोशन, कि वहाँ पे कोई इंसान है या नहीं है, राइट। तो वो नाइट विजन गॉगल्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, राइट, वो रात में पेट्रोलिंग करते रहते हैं, तो उन्हें नाइट विजन गॉगल्स इसीलिए दिया जाना इतना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अंधेरे में भी देख सके कि आसपास, राइट, कोई दूसरी जगह से कोई इंसान आ तो नहीं रहा है, राइट, कोई वहाँ पे कोई दूर कहीं पे मूवमेंट चल रही है कि नहीं। तो ये इसका एप्लीकेशन है। और मैंने टीवी रिमोट्स, बहुत सारे टीवी रिमोट्स पर भी आईआर वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। और अब आईआर में भी कुछ कैटेगरीज हैं, नियर आईआर, मिड आईआर और फार आईआर। इसका आप यहाँ पे ये इनके साइज़ के हिसाब से दिया गया है, मतलब विथ इनका डिस्टेंस देखें, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो 0.75 to 3 माइक्रोमीटर, और मिड आईआर में 3 to 6 माइक्रोमीटर, और फार आईआर में लेस देन, राइट, आई एम सॉरी, मोर देन 6 माइक्रोमीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और आईआर के कुछ और एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए गए हुए हैं, जैसे कि गेमिंग नोटबुक में इनका इस्तेमाल होता है, राइट। और डिजिटल हेल्थ केयर में, मोबाइल बायोमेट्रिक सिस्टम्स में, ड्रोन्स में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, लिडार टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल हो सकता है, सर्वेलेंस कैमरा हो गया, राइट। तो इन सब में आईआर का इस्तेमाल किया जाता है। और अब कोविड का टाइम है, राइट, तो फिर हमने देखा होगा स्टेशन ये सब में आजकल ऐसे लगे होते हैं कि एक मॉनिटर होता है, उसमें सबके फेस के ऊपर उसका टेम्परेचर लिखा होता है। तो ये भी आईआर के थ्रू पॉसिबल होता है, राइट। अब आते हैं हम विजिबल लाइट पे, ठीक है। तो विजिबल लाइट से पता चल रहा है कि हम उसे देख सकते हैं, हमें आंखों से दिखता है ऐसा लाइट, राइट। तो फिर देखते हैं, जो विजिबल लाइट है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है, राइट। इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ह्यूमन आई से हम देख सकते हैं, इसलिए इसे विजिबल कहते हैं। तो
विजिबल लाइट हैज़ इट्स ओन स्पेक्ट्रम, राइट। तो विजिबल लाइट में भी, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है विजिबल लाइट, उसका अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट, राइट। तो हम इसे अगर उल्टी तरह से देखें तो विबग्योर आता है, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे वेवलेंथ के हिसाब से नहीं, हमने फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा है, बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखा है, तो रेड से स्टार्ट होगा। वही अगर हम वेवलेंथ के हिसाब से देखेंगे तो वी से स्टार्ट होगा, तो विबग्योर कहलाएगा, राइट। तो फिर ये एग्जाम्पल ऑफ विजिबल लाइट इज द कलरफुल लेज़र लाइट। तो जो कलरफुल लेज़र लाइट होता है, जो दिखता है, वो भी एक एग्जाम्पल है विजिबल लाइट का, राइट। तो ये तो काफ़ी आसान है। और जो विजिबल लाइट का इस्तेमाल ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, राइट। तो ये मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है और टेलीकम्युनिकेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि हम टीवी में हम लोग देखते हैं, तो टीवी में हम लोग वही देख पा रहे हैं ना जो हमें हमारी आंखों को दिख रहा है, विजिबल लाइट, राइट। तो उसमें इस तरह से विजिबल लाइट का इस्तेमाल होता है। और आवर आइज डिटेक्ट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी इन स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसका एक बहुत छोटा पोर्शन जो कि विजिबल लाइट के रेंज में आता है, वही हमारी आंख डायरेक्टली देख पाती है, राइट। तो वो रेंज है 700 to 400 नैनोमीटर, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इसकी रेंज जो है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। और लाइट लुक्स वाइट इफ़ ऑल कलर्स आर प्रेजेंट, राइट। अगर किसी लाइट में सारे जो विजिबल लाइट के सारे कलर्स हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, तो ये सारे लाइट है, तो फिर वो जो लाइट होती है वो वाइट लाइट होती है। तो वाइट लाइट में कुल मिलाकर ये कह रहे हैं विबग्योर वाले सारे लाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और इसके यूजेस देख लेते हैं विजिबल लाइट के। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, राइट, जिसमें से लाइट निकलती है ना, उन सब में से जैसे हम कोई चीज़ जला रहे हैं, स्टार्स हो गए, उसमें से लाइट्स निकलती है, तो उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो उनसे प्रोड्यूस होता है। और ये इंसानों के देखने के लिए, अगर हमें ये लाइट दिखेगी नहीं तो हमें पता क्या चलेगा क्या है क्या नहीं है। तो हमें हमारी ह्यूमन की साइट के लिए, हमारे देखने के लिए ये लाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इससे क्या है, टेलीकम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है, टीवी सेट्स में इसका इस्तेमाल होता है, राइट। फिर और कुछ यूजेस हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स, जैसे बताया था, डेटा ट्रांसमिशन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी होती है जैसे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जैसे पेट हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, तो वहाँ पे एक कैमरा लगा के देखा जाता है, तो उसे एंडोस्कोपी कहते हैं, राइट। फिर फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। और ये देखिए प्रिज्म, अभी मैंने बताया था, अगर उसमें सारे एलिमेंट्स है, सारे लाइट्स हैं, विबग्योर है सारा, तो वो वाइट लाइट कहलाएगा। तो ये वाइट लाइट को जब एक प्रिज्म के थ्रू, एक ग्लास प्रिज्म में इसके थ्रू पास किया जाता है, तो वो पूरा जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो दिखाई देता है। और एक चीज़ है, अगर हमें कोई कलर नीला दिख रहा है या फिर पीला दिख रहा है या फिर हरा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो लाइट है ना, वो एक तरह से वो एब्जॉर्ब्ड है। ये बाकी सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो लाइट को ऑब्जॉर्ब नहीं करती है ना, वो चीज़, ऑब्जेक्ट, वो कलर हमें दिखता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आई थिंक बहुत लोग को पता भी होगा, अगर कोई चीज़ हमें हरी दिख रही है, हरी इसलिए दिख रही है क्योंकि उसने जो उस हरे रंग को अब्जॉर्ब नहीं किया है, बाकी सारे कलर्स को अब्जॉर्ब के लिए हरे को अब्जॉर्ब नहीं किया है और उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो दिख रहा है, ठीक है। और कुछ एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं, जैसे लाइट बल्ब्स हो गए, लेज़र्स हो गए, प्रिज्म्स हो गए, राइट। और सीडी और डीवीडी प्लेयर्स में जो प्रिंटर से सब लेज़र्स जो इस्तेमाल होते हैं, राइट। तो वो एप्लीकेशंस है इनके। अब आते हैं हम यूवी पर, अल्ट्रा वायलेट पर। तो अब इसकी हम रेंज देख लेते हैं, 400 to 100 नैनोमीटर्स, राइट। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी तो याद रखना बहुत ज़रूरी है आपको, ठीक है। इवन आईआर की आपको फ्रीक्वेंसी भी याद रखनी है, भले ही आप जो नियर आईआर, मिड आईआर और फार आईआर का आप भले इतना याद ना रखें, लेकिन कुल मिलाकर हर एक जो मैं वेव्स पढ़ा रही हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी आपको याद रखनी ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए, 400 to 100 नैनोमीटर। तो इनमें इतनी एनर्जी होती है, जो यूवी लाइट में इतनी एनर्जी होती है कि वो स्किन को एंटर कर सकती है, स्किन के थ्रू एंटर कर जाती है, राइट। तो लॉन्गर वेवलेंथ जो होती है वो यूवीए कहलाती है, और जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है, यूवी में भी टाइप्स होते हैं, राइट, ABC। तो जो उसमें लॉन्गर वाली वेवलेंथ होती है वो यूवीए होती है, और शॉर्टर वाली यूवीबी होती है। और इन दोनों से स्किन कैंसर हो सकता है, इसीलिए कहा जाता है ना, बहुत ज़्यादा रेडिएशन, धूप में नहीं रहना है, राइट। तो फिर उससे, क्योंकि यूवी लाइट से स्किन कैंसर हो सकता है, राइट। तो यूवी का मेन जो सोर्स है वो क्या है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट ही जो है
वो इसका मेन सोर्स है यूवी रेडिएशन का। तो इससे सनबर्न हो सकता है, सन टैनिंग हो सकती है हमारी। ऑब्वियसली हम जब धूप में जाते हैं हम काले पड़ जाते हैं, हमारी स्किन का रंग काला हो जाता है उससे, और किसी किसी लोग को सन बर्न्स भी हो जाते हैं, राइट। उनकी स्किन थोड़ी जली जली सी हो जाती है, राइट, वो उसे सनबर्न कहते हैं। यूवी रेडिएशन को हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, किस लिए? जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, राइट, उन सबको स्टेरिलाइज करने के लिए यूवी रेस का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और जो उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, और ऑपरेशन थिएटर से सब में, राइट, उन्हें भी पूरी तरह से स्टेरिलाइज किया जाता है यूवी रेडिएशन, ताकि क्या हो कि कंटेमिनेशन या फिर वो ना हो पाए, जिसे कहते हैं इन्फेक्शन होने का खतरा। अब देखते हैं और कुछ यूजेस यूवी को कैन बी डिटेक्टेड बाय। यूवी को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो फोटोग्राफिक प्लेट्स, यहाँ पे देखिए फोटोग्राफिक प्लेट्स हो गए, और फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स से, राइट, और फ्लोरेसेंस। और मतलब फ्लोरेसेंस कुछ ऐसे होता है कि बहुत तेज़ जो दिखता है, राइट। जैसे कि कभी कभी आप जाते हैं और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, तो कुछ ऐसे टाइप के स्टिकर्स लगाए जाते हैं जिससे कि वो अंधेरे में चमकने लगता है, राइट, तो उसे फ्लोरेसेंट कहते हैं। तो उससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो ये यूवी लाइट है उससे ज़्यादा एक्सपोज रहे कोई भी, तो इवन जो सेल का डीएनए है वो भी डैमेज हो सकता है, राइट। और सनबर्न और व्रिंकल्स तो ये कॉमन सी चीज़ है, स्किन कैंसर भी हो सकता है। लेकिन यूवी लाइट के कुछ यूजेस भी हैं, राइट। जैसे हमने देखा था पिछले स्लाइड में, स्टेरिलाइजेशन में काम आता है, राइट। तो और जो ये जो डिस्को ये सब होते हैं, तो उसमें जो कुछ ऐसे वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिसमें जो मतलब उसमें ग्लो आती है, राइट। तो उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे कपड़े होते हैं उनमें ग्लो इफेक्ट देने के लिए काम आता है। फिर सन टैनिंग होती है, राइट। और मेडिकल इक्विपमेंट्स को स्टेरलाइज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो देखिए जो सूरज है, सूरज से यूवी के मैंने बताया था टाइप्स होते हैं, तो UVA, UVB और UVC। UVC जो होता है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो UVC होता है जो सबसे डेंजरस है वो एटमॉस्फेयर को भेद कर नहीं आता है, मतलब अर्थ के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर वो नहीं एंटर कर पाता है। एंटर जो कर पाता है वो है UVB और UVA। और UVA मैंने बताया था लॉन्गर होता है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो इसके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, राइट, UVA की और UVB की। तो UVA थोड़ा इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है, और UVB की कम है, राइट। अब आगे देखते हैं कुछ और यूजेस क्या है UV के। तो जो वाटर जो बेवरेजेस, मतलब जो भी पीने वाली चीज़ें होती है, जैसे राइट कोल्ड ड्रिंक्स हो गए ये सब, तो उसमें जो पानी है उसको ट्रीट करने के लिए काम आता है, उसमें बैक्टीरिया सब मारने के काम आता है। तो मेनली बैक्टीरिया और वायरसेस मारना यूवी का काम है, तो राइट उसी लिए ये काफ़ी ज़्यादा फूड प्रोडक्ट्स में इस सब में यूज़ होता है। तो मीट ये सब में भी इस्तेमाल किया जाता है वायरसेस को मारने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए। और जो ब्रेड होते हैं उसे काटने के लिए जो चाकू का इस्तेमाल होता है उसे भी यूवी के थ्रू उसे स्टेरिलाइज किया जाता है, राइट। बेकन एक तरह का मांस होता है, तो उसे भी क्या बोलते हैं यूवी से ट्रीट किया जाता है, राइट। तो ये सब में जो ये खाने की चीज़ें हैं उसमें फूड इंडस्ट्री में यूवी का इस्तेमाल होता है। और जो शुगर क्रिस्टल होते हैं उसमें फफूंदा ये सब जैसे स्पोर्स बन जाते हैं, राइट, उसमें मतलब कीड़े वीड़े लग जाते हैं, तो उसे भी मारने का काम करता है, राइट। और चीज़ फैक्ट्री में, राइट, और फूड प्रोसेसिंग में इसका इस्तेमाल होता है, राइट। अब देखते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर होती है वो अर्थ से, राइट, एटमॉस्फेयर में ये होती है 20 से 50 किलोमीटर ऊपर होती है, राइट। तो जो ओजोन में ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये जो क्या करती है, ये जो हार्मफुल यूवी रेज होता है उसे अब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए ओजोन लेयर का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और लेकिन अब क्या हो रहा है, जो एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो उन कार्बन्स की वजह से क्या हो रहा है, जो ओजोन लेयर है वो एक तरह से डिप्लीट होती जा रही है, राइट। एक तरह से उस ओजोन लेयर में छेद होता जा रहा है, राइट। अब हम आते हैं एक्सरेज पर। एक्सरेज कैसे जनरेट होती हैं? एक्सरेज रैपिड एक्सेलरेशन ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन से ही जनरेट होते हैं।
तो यहाँ पे रैपिड एक्सेलरेशन, बहुत तेज़ तेज़ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं, उससे एक्सरेज जनरेट होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इनर मोस्ट ऑर्बिटल, ये पूरा एटम का है, राइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना बस याद रखना है, जो इनर मोस्ट जो ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, राइट, उसमें चेंजेस आ जाता है, उसकी एनर्जी में चेंज आता है, तो एक्सरेज बनते हैं, एक्सरेज जनरेट होते हैं। एक्सरेज क्या करते हैं, मटीरियल्स के थ्रू पेनिट्रेट, मतलब वो एक भेज सकते हैं, अंदर जा सकते हैं मटीरियल के थ्रू, राइट। फिर बाद में देखते हैं, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है ना, उस वैसे ही उसकी जो पेनिट्रेबिलिटी है, किसी भी जो आयनाइजिंग रेडिएशंस है उनकी पेनिट्रेबिलिटी बढ़ती जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी बढ़ती है, और वो पेनिट्रेट करने की उसकी जो क्षमता होती है, भेदने की क्षमता होती है, वो बढ़ जाती है। ये भी आपको याद रखना है, राइट। फिर इसीलिए यहाँ पे दिया गया है वो पेनिट्रेट कर सकता है। अब इसका एप्लीकेशन भी है जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो एक्सरेज क्या होते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसका वेवलेंथ कम होगा, छोटा होगा, राइट। फिर टू मच एक्सपोजर, एक्सरेज से अगर ज़्यादा एक्सपोज हो जाए तो कैंसर हो सकता है, लिवर टिश्यू जो होता है, लिवर में जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो सकता है। एक्सरेज के इस्तेमाल क्या हो सकते हैं, अब जैसे हमने देखा था कि ये कुछ मटेरियल को पेनिट्रेट कर सकता है, भेज सकता है, लेकिन ये हड्डियों को नहीं भेज सकता, राइट। तो अब क्या होता है, ये हमारे मांस को, हमारे मसल्स को पेनिट्रेट कर जाता है। जब ये पेनिट्रेट कर जाता है मसल्स को, लेकिन बोन को नहीं कर पाता, बोन से ये उल्टा वापस आ जाता है, तो फिर क्या होता है वहाँ पे, इसीलिए इसे एक्सरेज में आपने देखा होगा, कभी भी किसी के यहाँ फ्रैक्चर होता है, किसी का पैर टूट जाता है, मतलब किसी को हड्डी टूट जाती है, फिर डिसलोकेट हो जाती है, तो एक्सरे के लिए कहा जाता है। तो एक्सरे क्या करता है, उसी जो टूटी हुई जगह है, जो टूटी हुई हड्डी है, उसका ये पिक्चर निकाल के देता है, क्योंकि ये हड्डी को भेद कर नहीं जा सकता, लेकिन ये फ्लैश को भेद कर जा सकता है, मतलब हमारी चमड़ी को भेद कर जा सकता है, राइट। फिर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, राइट, किसी भी सब्सटेंस का जो अंदर का उसका जो स्ट्रक्चर है, उसे स्टडी करने में एक्सरे का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन की इसकी पावर है, राइट। और क्रैक्स, मेटल प्लेट्स होते हैं, उसमें कोई क्रैक होता है वो उसे चेक कर सकता है, और डेंटिस्ट्री में इसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। जो क्योंकि वो उसमें भी हड्डी होती है, टीथ भी एक तरह की उसी तरह के काम करता है, तो उसके भी फ़ोटोज़ लेने के लिए, और एयरपोर्ट में लगेज और रेलवे स्टेशन में लगेज, ये सबको स्कैन करने के लिए भी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी में, और मेडिकल सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मैमोग्राफी जो कि ब्रेस्ट कैंसर में होता है, राइट, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये कुछ एप्लीकेशंस दिए गए हुए हैं मेडिकल फील्ड में। तो देखिए यहाँ पे अच्छा एग्जांपल, मतलब अच्छा ये दिया गया हुआ है। तो ये एयरपोर्ट में इस तरह से देखा जाता है, राइट, लगेज ये सबको चेक किया जाता है, कोई मतलब स्मगलिंग करने जैसा स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है, राइट, कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं ले जा रहा है जो नहीं ले जानी चाहिए। और यहाँ पे ये बोन्स को भेद नहीं सकता, इसलिए एक तरह से वहाँ पे वो पिक्चर उसकी निकाल लेता है, राइट। अब आते हैं हम गामा रेस पर। तो गामा रेस होते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है उसका, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है, और उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा हाई होती है, और एक चीज़ क्या हाई होती है, उसके पेनिट्रेशन, उसके भेदने की क्षमता जो वो भी हायर होती है, राइट। और ये जो एक गामा रेस है वो हड्डियों को भी भेज सकता है, वो डीएनए लेवल तक भी जा सकता है, डैमेज कर सकता है, राइट। आगे देखते हैं इसके बारे में। तो चेंजेस इन द न्यूक्लियर लेवल, तो पिछले में हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लेवल में जब चेंज आता है तो एक्सरेज बनता है, लेकिन न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल जब चेंज हो जाती है तब गामा रेज बनता है, राइट। तो सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड सर्टेन न्यूक्लियर रिएक्शंस प्रोड्यूस गामा रेज, राइट। तो फिर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं और न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, तो उससे गामा रेज प्रोड्यूस हो सकता है। पिछला चैप्टर मेरा था, वो मैंने जो लिया था वो था न्यूक्लियर एनर्जी का, राइट। तो जब न्यूक्लियर एनर्जी लीक होने लग जाती है, जैसे रेडिएशंस लीक होता है, तो फिर उससे कौन से रेज निकलते हैं, वो निकलते हैं गामा रेज। इसीलिए हमने देखा था कि कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है, कंटेनमेंट एरिया बनाया जाता है, ताकि जो रेडिएशंस हैं उस न्यूक्लियर पावर प्लांट से बाहर ना जाए, उससे एनवायरमेंटल डैमेज ना हो जाए, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि उससे जो रेडिएशंस निकलते हैं वो गामा रेज होते हैं, राइट। तो अभी इसी वजह से क्या है, उसकी पेनिट्रेशन की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा होती है, उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, इससे बहुत बहुत भयंकर तरह की बीमारियां हो सकती हैं, राइट, क्योंकि ये हड्डियों को भी भेद कर चला जाता है, ये डीएनए लेवल तक में भी ये अंदर जा सकता है। इसमें इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट होती है, ओके, ये हमने देख लिया था। और ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं और जो स्टार्स होते हैं उसमें से ये गामा रेस निकलते हैं, राइट। तो इसलिए ये इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्मफुल है तो इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसका इस्तेमाल होता है
कीमोथेरेपी में, राइट। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उन्हें ट्रीट करने में कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। तो कीमोथेरेपी में गामा रेज को इस्तेमाल किया जाता है। जो ट्यूमर होता है, राइट, जो एक तरह से कैंसर सेल होता है, उसे एक तरह से ब्रेक डाउन करने में, तोड़ने में हेल्प करता है ये गामा रेज। और एमआरआई स्कैन होता है, जो ब्रेन का स्कैन होता है, वो एमआरआई स्कैन जिसे कहते हैं, उसमें भी गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडस्ट्रीज में इंस्पेक्शन टूल्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इसके थ्रू गामा रेज से स्टेरिलाइज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, न्यूक्लियर लेवल में, न्यूक्लियस के लेवल में जब चेंजेस होती है, एनर्जी लेवल में चेंज होता है, तो गामा रेज जनरेट होता है। तो यहाँ पे देख लें, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, राइट, फिजन रिएक्शन, ये सबसे तब गामा रेडिएशंस निकलते हैं। तो देखिए पेनिट्रेशन की एबिलिटी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भेदने की, पहला जो अल्फा टाइप के जो वेव्स होते हैं उसमें वो सिर्फ इस पेपर को भी पेनिट्रेट करके नहीं जा सकता, लेकिन जो बीटा होते हैं वो प्लास्टिक को ब्रीट नहीं कर सकता, लेकिन इस पेपर को पेनिट्रेट कर सकता है। वही बीटा है वो पेपर को पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन स्टील को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, और ह्यूमन हैंड को भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता। वही जो गामा रेडिएशन है वो हर तरह के पेपर को, स्टील को, प्लास्टिक को, लेड को भी पेनिट्रेट करके निकल सकता है, भेद सकता है, राइट। ये एमआरआई नहीं है, ये ट्यूमर यहाँ पे दिया गया, मतलब ये कीमोथेरेपी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, राइट। तो कीमोथेरेपी में गामा रेज का इस्तेमाल किया जाता है, एमआरआई स्कैन में भी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, लेकिन ये कैंसर कीमोथेरेपी में इसका दिया गया हुआ है एप्लीकेशन, राइट। तो आपको विजुअलाइज करने के लिए आसान रहेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देख लीजिए कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, विजिबल लाइट का कुछ सिंबल दिया गया है, एक्सरे का कुछ कैसा सिंबल होता है। तो हर एक तरह के इसके सिंबल्स होते हैं, एक्सरेज, राइट, यहाँ पे गामा रेज, इंफ्रारेड। तो इसके साथ ही लेक्चर ख़त्म होता है। तो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोग वैशाइज को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट अपना यूँ ही बनाए रखें। थैंक यू।